नमो हरिहन्ताय नमो सीताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोरे सौवसाहुरं कम्मट्टजडियवेण ओय समुत्तिन्नये जिनेणमियं वीरणमार्यारं विविहय्यारं वरुणेण। मंगलाचरण नोट्स में शुरुआत में दिया है, उसमें केवल एक सुधार करना है, उसमें जिन्हें एक शब्द छूट गया है। नोट्स के पहले पेज पर जिनके पास ये मंगलाचरण 10वीं पुस्तक में लिखा हुआ है, तीनों पुस्तकों एक ही खंड है ना, 10वीं 11वीं और 12वीं पुस्तक में बेचना खंड ही है, तो इसलिए वहाँ पर वही मंगलाचरण होता है। 117 नंबर पेज पर नीचे 117 पेज नीचे का करेगा। हाँ, असमान धनवानों की एक पंक्ति की क्या प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर? स्थान अंतर थोड़ा बता रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर कितना होता है वो बता रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर स्थान किसकी संज्ञा है वो बताया। असमान धनवानों की एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं। यह बात स्पीकर मोठे करा। असमान धन वालों की एक पंक्ति की अधिकता अनुभाग की अधिकता का कारण नहीं है। यह बात केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असातावेदीय और वीर्यांतराय ये चारों ही प्रकृतियां तुल्य अर्थात मिथ्यात्व से अनंत गुणे की अनुभाग से युक्त है। इस 64 पद वाले उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी अल्प बहुत्व से जानी जाती है। यथा वीर्यांतराय के लता समान जघन्य स्पर्धक से लेकर एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थित है, परंतु केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय के सर्वघाती जघन्य स्पर्धक से लेकर दारु समान अनुभाग का अनंत भूभाग जाकर इससे आगे त्रिस्थान और चतुस्थान जाकर उत्कृष्ट अनुभाग अवस्थित है। यहाँ केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति से वीर्यांतराय के अनुभाग स्पर्धकों की पंक्ति बहुत है। कितनी मात्रा से बहुत है? वह लता समान अनुभाग स्पर्धकों तथा दारु समान अनुभाग स्पर्धकों के अनंतवें भाग मात्र अधिक है। इसी कारण उक्त चार कर्मों के अनुभाग की समानता उचित नहीं है, परंतु सूत्र में सदृशता बतलाई गई है। इससे जाना जाता है कि असमान धन वाले एक पंक्ति रूप परमाणुओं के अनुभाग के मिलाने पर भी अनुभाग स्थान नहीं होता है। ये सदृशता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि असमान धन वाले जो परमाणु की पंक्ति है उसका जोड़ करने से तो भी वहां पर अनुभाग स्थान जो है उससे बढ़ता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर जगन्य स्पर्धक से लेकर जैसे ना 8, 9, 10, 11 ऐसे ये जो पंक्ति है अधिक हो तो उसका अनुभाग ज्यादा और कम हो तो उसका अनुभाग कम, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये सिद्ध कर रहे हैं। तो किससे सिद्ध किया वो बात? तो चार प्रकृतियों का अनुभाग समान बताया है। चार प्रकृति वो केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, वीर्यांतराय।
असाकावेद ये 4 प्रकृतियों का जो अनुभाग है सबका एक समान बताया है। अब यहाँ पर जो समानता बताई है तो उसमें वहाँ यदि ऐसा अर्थ होता असमान धन वाले अविभाव प्रतिच्छेदों का जोड़ से वो अधिक हो तो वो अधिक अनुभाग स्थान है, कम हो तो कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये बता रहे हैं कि केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण। पहले वीर्यांतराय का देते हैं। वीर्यांतराय प्रकृति कैसी है? देशघाती की सर्वघाती है? देशघाती प्रकृति। तो देशघाती प्रकृति में स्पर्धक 4 प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। देशघाती विस्पर्धक होते हैं और सर्वघाती विस्पर्धक होते हैं। देशघाती स्पर्धक कौन से हैं? लता और दारू का एक भाग। ये जो शुरुआत के स्पर्धक है, अपन इसकी रचना की तो अपन समय में देखा था ना वर्ग वर्गणा स्पर्धक। तो ये पहला जो स्पर्धक होता है वो लतारूपी होता है। ऐसे पहले अनंत स्पर्धक सब लतारूप उसका नाम दिया हुआ है। लतारूप मतलब उसकी शक्ति कम, फिर उसके आगे की जो स्पर्धक है उसका नाम क्या दिया हुआ है? दारू। फिर उसके आगे अनंत स्पर्धक है उसका नाम है अस्थि माने हड्डी के समान, और उसके आगे की जो स्पर्धक है उसका नाम है शैल मतलब पत्थर के समान। तो ये शक्ति अधिक जो लिए हुए जो स्पर्धक है उसकी अपेक्षा से नाम दिए हैं। तो वीर्यांतराय कर्म देशघाती प्रकृति होने से उसमें लतारूपी शक्ति है, दारू रूपी है, अस्थि और शैल। तो यहाँ से उसके जगह स्पर्धक से उसके अविभाव प्रतिच्छेद चालू होते हैं और यहाँ तक उसके हैं। और केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण ये प्रकृति कैसी है? सर्वघाती है। और सर्वघाती प्रकृति में स्पर्धक केवल कैसे होते हैं? सर्वघाती होते हैं। सर्वघाती प्रकृति में स्पर्धक मतलब उसकी जो शक्ति है वो केवल सर्वघाती रूप की होती है। तो सर्वघाती शक्ति कौन कौन सी कहलाती है? दारू का एक दारू तो देशघाती ही है। दारू का जो इसमें 2 बंटवारे होते हैं, उसका एक अनंत में भाग स्पर्धक जो है वो देशघाती रूप होते हैं और बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती रूप होते हैं। तो यहाँ एक केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति होने से इसमें सबसे जो जगह स्पर्धक होगा उसकी शक्ति कौन सी होगी? ये नहीं पाए जाएंगे इसमें, यही जगह स्पर्धक होगा यहाँ से। तो यहाँ पर इस स्पर्धक की जो शक्ति होगी वह शक्ति इसकी सबसे जगह कहलाएगी केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण की। और फिर यहाँ से लेकर दारू का बहुभाग और अस्थि और शैल स्पर्धक है। और जो असाकावेद उसमें वो सब प्रकार की 4 प्रकार की शक्ति होती है। अब इसे में अपन देख सकते हैं। तो यदि असमान धन वाले की अधिकता से यदि अनुभाग अधिक होता तो इनका वीर्यांतराय का ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसकी असमान पंक्ति ज्यादा है। असमान धन वाले मतलब जो वर्गना है वो ज्यादा है और इसमें यहाँ से प्रारंभ है तो अनंत कम है ना, इसमें अनंत स्पर्धक इसमें कम है तो इसकी शक्ति अलग होनी चाहिए थी, लेकिन समान शक्ति बताई है। तो इसका अर्थ ये जो लास्ट का शैल का जो स्पर्धक है उसकी जो उत्कृष्टानुभाग बंध होगा उसकी अपेक्षा से इन दोनों की शक्ति कैसे हो गई? समान हो गई। वीर्यांतराय केवल दर्शनावरण ये यहाँ पर बताना है। इसलिए असमान धन वाले परमाणु की पंक्ति की अधिकता से अनुभाग अधिक नहीं होता है और कम होने से कम नहीं होता है। अंतिम जो स्पर्धक है उसके अंतिम वर्गना के एक परमाणु के अविभाव प्रतिच्छेद अधिक हो तो अनुभाग अधिक है और कम हो तो अनुभाग कम कहलाता है। ये यहाँ पर सिद्ध किया है। और समान मतलब ये 8, 9, 10, 11, 12 ये असमान हो गए, असमान धन हो गया। 8 से 9 अलग हो गया ना, असमान 9 से 10 अलग हो गया। तो ये असमान धन वाले परमाणु की जो पंक्ति है उसकी अधिकता से अनुभाग अधिक है ऐसा कहेंगे तो वो नहीं सिद्ध होता है। इस जघन्य स्थान को सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने पर सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरण समय में बांधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। इसमें से
स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विकलन कर वृद्धिगत अनुभाग को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये स्पर्धक वृद्धियां है क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। के अंतिम समय में जो अनुभाग बद्ध स्थान है वो सबसे जघन्य है और द्विचरण समय में जो अनुभाग बांधा जाता है वह दूसरा बद्ध स्थान हुआ। तो एक जघन्य बद्ध स्थान से दूसरा जो बद्ध स्थान है वो क्या है, अनंत गुना है। तो इसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो अनंत गुण है। जैसे उदाहरण रूप से अपन माने इसके वो जघन्य बद्ध स्थान है, उसके अंतिम उस अब स्थान कहा था वो हमेशा वो एक ग्रंथ करना अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्ग के जैसे समझो कि यहाँ पर अपने 80 माने जगह स्थान की और फिर अनंत का प्रमाण 4 माना, तो इससे 4 गुणे मतलब अनंत गुणे इसमें पाए जाएंगे अविभाग प्रतिच्छेद। तो इसमें कितने 320 है ऐसा माना। तो इससे इसमें कितने पड़ गए उसको वो एक करेंगे तो हाँ 240 पड़ गए। तो जो वृद्धि हुई है इसमें उसको क्या करना है 240 यहाँ पर अपन बढ़ गए। तो कितने स्पर्धक वहां पर हो जाएंगे होंगे वो अपन निकालेंगे। उसको पहले क्या निकालेंगे जगत स्थान को सब जीवन से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा विभक्त करने पर सूक्ष्म संप्रदाय के विचरण समय में बांधे गए तृतीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। दूसरा अनुभाग स्थान अपने माना हुआ जैसे 320 है। इसमें से जगत स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो जैसे 81 से लेकर 319 इसका जो प्रमाण आएगा उसको कहेंगे क्या, अंतर करेंगे। तो वो अंतर कैसे निकालना, 300 मतलब इस द्वितीय अनुभाग बद्ध स्थान में से जघन्य अनुभाग स्थान को घटाना। तो 320 माइनस 80 कितना हुआ 240 और उसमें से और एक कम करना तो क्या हो गया 239। ये अंतर हो गया। लेकिन 81 से लेकर 319 तक कितना होता है 239 होता है। ये उसको कहेंगे स्थानांतर। जो स्थानांतर अपने देखा था ना, तो इसका नाम क्या हो गया स्थानांतर, दोनों के बीच का अंतर। हाँ जगह स्थान में एक है ना ये, वो अंतर में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर अपने जगह स्थान के सब अविभाग प्रतिच्छेद घटाए थे, तो उसका जो है वो एक जगह स्थान जैसे अपन स्थान निकालने के लिए जो ऐसा करते हैं ना आदि अंत्य शुद्ध वटी जे रूप संजुदे ठाना, तो वहाँ पर एक जोड़ना है, वो भी स्थान ग्रहण करना है, इससे जोड़ते हैं। यहाँ पर अंतर में ये गर्भित नहीं है, ये तो है ना यहाँ पर और ये भी है, तो बीच का निकालना है ना वहाँ पर, इसलिए कम करना पड़ता है। इसमें से कम किया पूरा एक कम ही उतना कम करो तो कम करने की जरूरत नहीं। 320 में से क्या कम करना, जगह स्थान की जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें एक घटा करके कम करो तो वे वहाँ पर ये होता है, उतना आता है। पूरा एक घटाएगा ना ये जगह स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद, लेकिन ये तो है, ये अंतर नहीं है, इसलिए वापस उसमें से एक कम। वहाँ अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद को धारण करने वाले स्थान नहीं है, इसलिए वो स्थानांतर होगा। इससे उसमें 320 है और 80 भी है, बीच का अंतर हो गया ना। स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर वृद्धिगत अनुभाग को समखंड करके देने पर वृद्धि स्पर्धक यहाँ पर 10 माने, कितने माने, उदाहरण रूप से 10 माने, और उस पर क्या करना है, जितने अनुभाग बड़ा हुआ है दूसरे अनुभाग स्थान में उसको समखंड करके देंगे तो एक एक के अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। इसमें अपने कितने इसमें कितने स्पर्धक बढ़े उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक। तो 10 स्पर्धक उसमें बढ़ गए, ऐसा समझो। तो वहां पर क्या हो गया
10 का निर्लन करेंगे और एक एक पर इसको 240 आया है ये कितनी वृद्धि हुई, इससे इसमें कितने बढ़ गए 240 बढ़ गए। 80 से 80 में 240 मिलाएंगे तो 320 आते हैं, तो वो वृद्धि हुई है, उसको यहाँ समखंड कर देंगे वृद्धि स्पर्धकों पर। तो एक एक पर क्या आ गया, तो एक स्पर्धक का एक प्रमाण हो गया 24 तो इस प्रकार वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये स्पर्धक वृद्धियां हैं क्योंकि जगन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला, यहाँ तक स्पर्धक बना हुआ था इसका, इसके स्पर्धक 80 तक बने हुए थे। अब उसके आगे क्या करना है, इसके कितने ज्यादा स्पर्धक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जगन्य स्पर्धक से लेकर समझो यहाँ पर ये स्पर्धक बन गए, इसका लास्ट का कितना 80 आया। अब दूसरा अनुभाग बंद स्थान है, इसके स्पर्धक अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है ही, पहले के जो उतने हैं। अब इसके आगे जो स्पर्धक बड़े हैं वो उसको बढ़ाएंगे, तो इसमें वो 24 जोड़ेंगे तो इसका आगे का स्पर्धक आएगा, फिर उसमें 24 ऐसे बढ़ाएंगे तो उसको कहेंगे क्या, वृद्धि स्पर्धक। उसका आगे खुलासा करते हैं। इनकी स्पर्धक संख्या कैसे है समान, कारण कि चिन्ह अनुभाव को छोड़कर युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक बना पाया जाता है। माने ये जो जगन्य स्थान के ऊपर जितने अनुभाग बढ़ गए और उसके जो एक एक स्पर्धक पर जो प्रमाण आएगा अनुभाग प्रतिच्छेदों का, उसी का नाम क्या दिया है यहाँ उन्होंने, स्पर्धक। वृद्धि स्पर्धक ऐसे संज्ञा दी ना उसको, इसलिए शंकाकार को शंका हो गई कि इसको आप स्पर्धक संज्ञा कैसे दी है। तो जो स्पर्धक का लक्षण है उसमें घटित होता है कि क्रम से एक एक बढ़ते जाएंगे, फिर अंतर दे करके एक साथ वृद्धि होगी, तो वह लक्षण यहाँ घटित होता है, इसलिए इसको भी स्पर्धक कहा है। यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जगन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। यहाँ पर ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना में करना पड़ेगा ना, क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समान प्रमाण से वो उतना बढ़ता जाएगा ना। तो अंतिम वर्गना में पिछले स्पर्धक की जो पहली वर्गना है उसी को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा करते हैं ना। थोड़ा सा मिलाया उसमें, तो वो जघन्य से इतना अनंत उतना कैसे बन जाएगा, क्या बनेगा, मतलब लास्ट पे तो नहीं पहले से, हाँ लास्ट के ऊपर हमने इतना और जोड़ा ऊपर से, तो वो स्पर्धक तो अनंत है ना, वो भी कितने वो भाग जोड़ेंगे क्यों बन जाएगा, क्योंकि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग करके जीव राशि से अनंत गुना इतने गुना किया है ना उसको जी, उतने का भाग करके उसको जोड़ देंगे। हाँ इन सबके ऊपर नहीं, अनंत गुना वृद्धि हुई तो जो जगन्य स्थान की जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसको जीव राशि गुना अनंत से गुना किया, तभी तो उसके आए हैं ना अंतिम वाला अंतिम वाला। जगन्य स्थान का, तो जगन्य स्थान के आगे उतने अपन बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए जो स्पर्धक उनका अपन ये करेंगे तो उतने हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा तो गुने होते जाते, तो उसमें कुछ, क्योंकि यहाँ पर जीव राशि से अनंत गुने है ही ना स्पर्धक, पीछे की जो प्रत्येक स्पर्धक की है, तो उसको अपन गुना करते जाते हैं ना आगे, तो बनने में कुछ एक जैसे ही जोड़ रहे हैं ना, 8, 16, 24, 32 ऐसे जाते हैं। हाँ 16 में हमने 8 ही जोड़ा, वो 8, 16 ही वो अनंत जीव राशि में ताकत है ना। उसमें हर स्पर्धक के एक एक परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद उतने है ही, तो 4 स्पर्धक भी बढ़ गए तो उतने गुना हो जाएगा ना। लास्ट वाले में भी जोड़ते जाएंगे, ऐसा तो सही नहीं आएगा, बनता जाएगा, पहले में क्यों करना है, हाँ अंतिम वाले में भी जोड़ते जाएंगे तो आ ही जाएगा।
क्या करते हैं कि जो पिछली स्पर्धा की पहली वर्गना है उसमें उतना ही जो प्रमाण है पहले जो हर स्पर्धा का जितना बड़ा हुआ है उतना ही बढ़ाते तो आगे की स्पर्धा की पहली वर्गना आती है ना, फिर जितनी वर्गना उसमें एक ही बढ़ाते जाते हैं। फिर आगे की स्पर्धा की पहली वर्गना निकालने के लिए इसके अंतिम वर्गना में नहीं जोड़ते ना, नहीं तो इसके अंतिम वर्गना तो उतना कम करके जोड़ो, ऐसा करना पड़ेगा। इसके अंतिम में जोड़ेंगे तो उस अगले स्पर्धक का अंतिम निकल जाएगा ना, हाँ पहले का पहली वर्गना। हाँ, अंतिम का अपेक्षा से कह सकते हैं, वो अंतिम वही समान है, अंतिम का कह सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या आगे प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जगह स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। मतलब वृद्धि स्पर्धक मतलब जो जगह अनुभाग बंद स्थान में जितने स्पर्धक है उससे इसमें जितने बड़े हुए दूसरे अनुभाग बंद स्थान में उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक की संज्ञा। तो उसका जो पहली राशि पर जितना प्रमाण आया है उतना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वृद्धि स्पर्धक का पहला स्पर्धक आएगा। इतना पढ़ के फिर वापस दिखाते हैं। एक कम स्पर्धक से कम, हाँ, एक अंक से कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण, एक कम एक अंक से कम, एक अंक से कम, मेरे एक कम है तो चाहते हाँ, आगे बोलो। स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। एक स्पर्धक वर्गनाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और ऊपरी वर्गनाओं का अंतर होता है। ये स्पर्धक अंतर और वर्गनांतर होता है। स्पर्धक अंतर कैसे निकालेंगे, जो स्पर्धक वृद्धि हुई है उसमें एक कम करेंगे, जैसे अभी 24 अपने लिया है यहाँ पर प्रमाण, तो उसमें एक कम करेंगे तो क्या होगा 23, मतलब पिछले स्पर्धक की अंतिम वर्गना से आगे के स्पर्धक की अंतिम वर्गना के बीच में अंतर कितना होगा, वो एक स्पर्धक अंतर कहलाएगा। या पहली वर्गना से उसकी पहली वर्गना को हो या अंतिम वर्गना से उसकी अंतिम वर्गना को, दोनों का अर्थ एक ही होगा, उसमें कुछ अंतर नहीं होगा, तो उसको कहेंगे स्पर्धक अंतर। और वर्गनांतर किसको कहा, एक स्पर्धक वर्गनाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और ऊपरी वर्गनाओं का अंतर होता है। मतलब पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गना और आगे के स्पर्धक की पहली वर्गना, इनके बीच में जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे, वर्गनांतर। तो जैसे अभी कहा ना 11, 8, 9, 10, 11 हुआ, फिर उसके बाद दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना का कितना हुआ 16, तो या बीच में जो 12 से लेकर के 15 तक वो जो अंतर हुआ उसको क्या कहेंगे, वर्गनांतर। और स्पर्धक अंतर कैसे होगा, 8 से लेकर 16 के बीच में जो अंतर है, या 11 से लेकर के आगे समझो ऐसे अंतिम का लेना है, 16, 17, 18, 19, 11 से लेकर 19 के बीच का अंतर है, उसको भी स्पर्धक अंतर कह सकते हैं। एक स्पर्धक वर्गनाओं से ही स्पर्धक वृद्धि ही, स्पर्धक वृद्धि कितनी है 24 है, उसमें क्या करना, वर्गनाओं का प्रमाण कम, जितनी वर्गना है उसका प्रमाण कम करना। जैसे अभी स्पर्धक वृद्धि कितनी 24 है समझो, और वर्गनांक के प्रमाण अपने कितना माना 4, तो 24 में से 4 कम करेंगे तो 20 हो गए, तो उसके बीच का अंतर कितना होगा, 20 होगा। वहाँ अपना जो हमेशा का दृष्टांत है वो ले लो तो उससे भी पता चलेगा। एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में कितनी वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई, उसमें वर्गनांक का प्रमाण कितना है 4, तो 8 में से 4 कम करो तो कितना होगा 4, तो 4 वर्गनांक हो गए, 12, 13, 14, 15, ये 4 हो गए ना अंतर। समझ में आया कि नहीं समझ में? वर्गनांतर और स्पर्धकांतर ये तो समझ में आया। वापस ये पढ़कर आगे पुनः द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर प्रक्षेप सूत्र, प्रक्षेपभूत पाहिजे ते, प्रक्षेपभूत प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशी करके, प्रक्षेपभूत प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशी करके इसमें मिलाने पर द्वितीय स्पर्धक होता है। एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है। एक स्पर्धक की वर्गनाओं से हीन वही वृद्धि ऊपरी और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गनाओं का अंतर होती है। तृतीय स्पर्धक को ग्रहण कर
द्वितीय स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर तृतीय स्पर्धक होता है। एक कम वृद्धिगत द्रव्य दोनों स्पर्धकों का अंतर होता है। एक स्पर्धक की वर्गणाओं से ही वही जघन्य व उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होता है। इस प्रकार विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को द्विचरम स्पर्धक में मिलाने पर द्वितीय स्थान और अंतिम स्पर्धक के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ पर नोट्स आपके पास है तो इसमें 28 और 29 पेज पर है। 28 और 29 पेज पर यहाँ द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक ही हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से अक्रम वृद्धिगत होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अर्थात अनुभाग की वृद्धि को प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है तथा द्विचरम स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है। ऐसा लिया है यहाँ पर 80, 81, 82, 83 ऐसा लेकर किया है ना। मतलब यहाँ पर ये जगन्य स्थान का जो अंतिम स्पर्धक है उसमें अविभाव प्रतिशत कितने 80 है। अब इसका जो पहला स्पर्धक आगे का इससे बड़े हुए जो स्पर्धक है वो निकाले वृद्धिगत स्पर्धक। तो उसमें कैसे निकाला, तो इसमें जो जगन्य स्थान का अंतिम स्पर्धक है उसमें 24 मिलाया, तो इसका जो बड़ा हुआ पहला स्पर्धक है उसका प्रमाण है 80 में 24 मिलाएंगे तो 124 104 आएगा, 104 आएगा। अभी मैंने उस समय ऐसा पहला समझ करके किया है, अब इसको अंतिम समझ करके भी मतलब समझ सकते हैं। तब मैंने तो ऐसा किया था 80, 81, 82 और 83 ये इसके 4 वर्ग बनाने और 104, 105, 106 और 107। फिर यहाँ पर क्या होगा, अंतिम का ये 83 और 107 ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन वो प्रमाण निकालने की नहीं सके, नहीं तो फिर या 8 के हिसाब से अपन ने निकाला था ना, इसलिए वो 80 पहली वर्ग 8 गुना 10 करते तो अंतिम स्पर्धक की पहली वर्ग बनाते 80, 81, 82, 83। ऐसा करेंगे तो नहीं आएगा ना। 83 से 320 फिर वो 321, 22, 23 मानना पड़ेगा यहाँ पर, 323 मानना पड़ेगा। मतलब 80 पहले स्पर्धक की पहली वर्गना और इसके अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना और इसकी भी अंतिम स्पर्धक की पहली वर्गना हम समझेंगे। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, वहाँ पर 81, 82, 83 ये लास्ट हो गया और इसका 320, 321, 322, 323 ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो उदाहरण है, वैसे समझो। तो यहाँ जो बड़ा हुआ पहला स्पर्धक है उसके अविभाव प्रतिशत कितने हो गए, 104 हो गए। तो उसमें जितना आपने किया था ये एक विरलन अंक पर जो आया हुआ प्रमाण है इसका नाम क्या दिया उन्होंने, वृद्धि स्पर्धक ऐसा नाम दिया। मतलब इतनी स्पर्धक में वृद्धि वहां पर होती जाएगी। तो इसको पहला मिलाएंगे तो इसका पहला स्पर्धक हो गया। फिर द्वितीय अंक पर जो प्राप्त राशि है उसको 104 में मिलाएंगे तो इसका दूसरा स्पर्धक आएगा। 104 से पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर 128 ये वृद्धि स्पर्धकों का दूसरा स्पर्धक हुआ। इस प्रकार ये एक विरलन पर जो राशि है 24 में, क्योंकि समान समान ही बढ़ते जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर 8 से बढ़े ऐसे यहाँ पर 24 से बढ़ रहे हैं समझो, तो वो इस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, इस प्रकार क्या होगा। अब यहाँ पर जो द्विचरम स्पर्धक आएगा, द्विचरम स्पर्धक उसमें इसका जो 10 विरलन अपने किए है ना, तो द्विचरम स्पर्धक में एक चरम अंक पर स्थित राशि जो है वो मिलाएंगे तो वह द्वितीय अनुभाग स्थान का अंतिम स्थान का मतलब अंतिम स्पर्धक का प्रमाण आएगा वहां पर। मतलब जगन्य स्थान से दूसरे अनुभाग स्थान में जितने स्पर्धक बढ़ गए हैं वो किस प्रकार बढ़ गए, एक एक स्पर्धकों में कितने अविभाव प्रतिशत बढ़ते जाएंगे उसका निकालने के लिए बताया।
कि जितने अनुभाग बढ़े हुए हैं, जैसे कितने अनुभाग बढ़ गए, 240 बढ़ गए, तो वो उसके स्पर्धक कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो 10 स्पर्धकों में वहां पर समान बंटवारा करके देंगे, तो उतने उतने प्रमाण से आगे के अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ते जाएंगे। तो इसको वृद्धि स्पर्धक कहा है। तो ये दूसरा अनुभाग अवस्था। हाँ, विरलन राशि के स्पर्धकांतर और वर्गणांतर समझ में ना, वो भी दिखाना था। इस प्रकार विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को द्विचरण स्पर्धक में मिलाने पर द्विचरण स्पर्धक में मिलाने पर द्वितीय स्थान और अंतिम स्पर्धक के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए। द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिगत होकर क्रमवृद्धि को प्राप्त प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है तथा द्विचरण स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है। ये कहा ना कि वहां पर कि द्वितीय स्थान और उसका ही एवं जाव विरलं चरेम ध्रुवधरितम दुचरेम खद्दयमि पक्किते विधियं ठान चरेम खद्दवच उपपज्यते। तुमच्यात काय लिहितं? नाही, ते हेच बरोबर आहे, चरेम। क्योंकि द्विचरण स्पर्धक में चरम रूप पर जो धारक या प्रमाण है वो मिलाएंगे, तो उस द्वितीय अनुभाग स्थान की वो अंतिम स्पर्धक बनेगा ना, तो दोनों बनेंगे वहां पर। यहाँ पर ये क्या कहना चाहते, 3-4 लाइन में देखो, वापिस एक बार पढ़ती हूँ कि विरलन राशि के जो चरम अंक, मतलब यहाँ पर 10 माना है विरलन, उसमें अपन पहले स्पर्धक में जगह स्थान का जो अंतिम स्पर्धक है उसमें पहले अंक पर स्थित राशि बढ़ाई तो वृद्धिगत पहला स्पर्धक हुआ। फिर उसमें उस वृद्धिगत स्पर्धक में दूसरे विरलन पर स्थित राशि को बढ़ाया तो उसका दूसरा स्पर्धक हुआ। तीसरे अंक पर स्थित राशि को बढ़ाया तो तीसरा स्पर्धक हुआ। इस प्रकार द्विचरण स्पर्धक तक गए। फिर द्विचरण स्पर्धक में अंतिम अंक पर स्थित जो राशि है, जो प्रक्षेप है, उसको मिलाएंगे तो इसका क्या होगा, चरम स्पर्धक होगा। तो अब उसके आगे हम क्या कहना चाहते थे, तो क्या द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते। एक नहीं हो सकते क्यों? क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिगत होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है। मतलब यहाँ पर अपन वो प्रक्षेप उसमें मिलाएंगे तो पहली वर्गणा का आएगा ना, और यहाँ अंतिम वर्गणा के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है वो यहाँ पर स्थान कहलाएगा। इसलिए स्थान और अंतिम स्पर्धक समान नहीं है, इसलिए ये बता रहे। अंतिम स्पर्धक हुआ कौन सा कि इसमें अपन ने अंतिम विकल्प पर स्थित राशि को मिलाया कर, लेकिन उसके आगे आगे की वर्गणा में क्या हुआ, एक एक की वृद्धि हुई और अंतिम वर्गणा के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद आएंगे वो वहां पर स्थान कहलाएंगे। 320 में से 24 माइनस करेंगे 296 आए। हाँ, 296 को रेफरेंस कर देते हैं आपकी वो, और उसमें अपन जोड़ दो 296 97 98 99। तो उससे रेफरेंस करके बताएं। अभी यहाँ पर अपन मैंने बताया 323 तक ले लो। 320 से पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा का हुआ, फिर एक एक बढ़ते हुए मतलब 320 तो अंतिम स्पर्धक हुआ वहां पर, मतलब उसकी पहली वर्गणा हुई, और 323 है वो स्थान हुआ। ऐसा आपको डिफरेंस समझो।
वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से वहां पर युगपत वृद्धि हुई। फिर वहां उसके बाद क्रम वृद्धि, मतलब एक एक से बढ़ते हुए अवयव छेद हो गए, उसको यहाँ प्राधान्य पद में क्या किया है, स्पर्धक स्वीकार किया गया है। और द्विचरण स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है। द्विचरण स्पर्धक में जो एकदम वृद्धि हुई, अंतिम वृद्धि, स्पर्धक इसको कहा कि एक साथ बढ़कर के फिर क्रम वृद्धि हुई, उसको कहा स्पर्धक। और यहाँ जो अंतिम विलयन पर स्थित राशि है उसको मिलाएंगे तो उसको क्या कहा, स्थान पर। तो वो अंतिम वर्गना ही दे रहे थे वहां पर। द्विचरण स्पर्धक से आप 320 के पहले वाला हो जाएगा। 320 के पहले 24 माइनस 296 आया। हाँ। द्विचरण स्पर्धक 296 में 24 के लाए तो 320 आए। वो द्विचरण स्पर्धक तो वो हो गए। और उसके बाद जो ये द्वितीय स्थान हो गए, द्विचरण स्पर्धक कौन सा हो गया, 296, उसमें 24 में लाए तो 320 आए, वो अंतिम स्पर्धक हुआ। और द्वितीय स्थान और उसका अंतिम स्पर्धक हो गया। द्वितीय स्थान तो जो अपन 320 बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो अपन मिला करके होता है वो स्थान होता है, अंतिम स्थान बताया। और स्पर्धक कैसे होगा, वहां पर वो एक साथ वृद्धि को प्राप्त होकर के जो क्रम से बढ़ते हैं उसको स्पर्धक कहेंगे। और स्थान किसको कहा, जो वृद्धि अंतिम वृद्धि है उसको अपन ने मिलाया। मतलब 320 ही ले लो, आज लास्ट है 300 लास्ट 20 है, उसको ही लास्ट ले लो। और उसके पहले जो है उसको पहली वर्गना कहो, 320 ये लास्ट की वर्गना कहो। और 319, 318, 317 ये उसके पहले की ले लो, ऐसे। तो उस अपेक्षा से वो बनेगा, तो उसको स्पर्धक कहेंगे पूरे को। और जो 320 जो हो गया उसको स्थान कहेंगे। इसलिए स्थान और स्पर्धक समान नहीं, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो अंतिम की अपेक्षा से यहाँ पर अंक जो है ना वो लास्ट तक ही ले लो, तो उसके आप पीछे पीछे 4 चल जाओ ऐसे। जो अंतिम अंक पर विलयन पर स्थित जो प्रमाण आया है उसको अपन ने मिलाया तो वो द्वितीय स्थान होगा। मतलब लास्ट तक के वर्गना में जो अवयव प्रतिच्छेद है उसको स्थान कहेंगे। और स्पर्धक किसको कहेंगे, पहली वर्गना से लेकर के जो अवयव प्रतिच्छेद है उसको स्पर्धक के समझना। इतना उनको बताना है। ये कहना है कि यहाँ द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते। इसका इस बात को केवल समझा कि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिगत होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त उसको प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है। और द्विचरण स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है। अब आगे बताते हैं यदि ऐसा हमारे कोई स्पष्ट करना था खाली। अभी अपन ने मतलब मैंने बैठ करके बताया था स्पर्धक अंतर कितना होगा, ये 80 है और यहाँ पर 104 तो 104 में से 80 माइनस किया तो कितना है 24 और 24 में 1 माइनस किया तो कितना हुआ 23। तो इसको क्या हम लेंगे स्पर्धक अंतर। एक स्पर्धक की पहली वर्गना से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना तक या एक स्पर्धक की अंतिम वर्गना से दूसरे स्पर्धक की अंतिम वर्गना तक उसको क्या कहेंगे स्पर्धक अंतर। और वर्गणांतर किसको कहा कि पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गना से दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गना के बीच में जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे वर्गणांतर। 83 के बाद 84 से लेकर के 104 के बीच में मतलब 103 तक जो होगा उसको क्या कहा वर्गणांतर कहा। वो क्या हो गया 20 हो गया। तो वो कैसे निकालने का तरीका बताया था उन्होंने, एक स्पर्धक में जितनी वर्गना है उसको ये वृद्धि जो स्पर्धक है इसमें से माइनस करो। तो एक स्पर्धक में 4 वर्गना आपको ने मानी और वृद्धि कितनी है 24 है, 24 में वो 4 माइनस करो तो कितने हो गए 20 आ। तो इसको कहेंगे वर्गणांतर। और स्पर्धकांतर कैसा निकालना कि जितनी वृद्धि हुई है उसमें एक कम करो तो वो स्पर्धकांतर। क्षमता
हस्तक्षेप करने पर स्पर्धक होता है, यह कथन कैसे घटित होगा? समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयोग स्वरूप से पहले उत्पन्न हुई स्पर्धक की भी कथनचित उत्पत्ति स्वीकार की गई है। इस द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुण है। गुण का क्या है? वह सब जीवों से अनंत गुण है। अभी जैसे अपन ये पहले जगह स्थान में देखा था, कितना अंतर है? स्पर्धक अंतर 7 हुआ, मतलब 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया? 8 आया। उसमें से और एक कम करेंगे तो कितना हुआ? 7। और यहाँ पर कितना आया? 23 आया समझो। तो वो जो स्पर्धक अंतर आया है वो कितना है? अनंत गुना है। या जगह बंध स्थान के जो स्पर्धकों में अंतर है उससे द्वितीय स्पर्धक के बीच के जो अंतर है वो कितना हुआ? अनंत गुना। अब इसलिए वो पहले बताया था ना मैंने, हाँ सदृश स्पर्धक अंतर। तीसरे का जो हाँ वही बताया ना अभी उदाहरण से, यहाँ पर 8, 16, 24 ऐसे पहले जगह बंध स्थान में अवयव छेद है। द्वितीय अनुभाग बंध स्थान में एक साथ कितने बढ़ रहे हैं? 24, 24 बढ़ रहे हैं समझो। तो वो अंतर आपने निकाला तो स्पर्धक अंतर कितना आया? अंक संतुष्टि से 23 आया और इसका कितना आया था? 7 आया था। तो 7 से उतने गुना करो, उससे भी अधिक करो तो उतना गुना हो गया, अनंत गुना। यहाँ पर अपना तिगुना हो गया तो उसका वास्तविक संतुष्टि में वो अनंत गुना, 7 से 23 7 से अनंत गुना है। फिर आगे तीसरा अनुभाग बंध स्थान उसका और बढ़ेगा क्योंकि वहां पर और वृद्धि हुई ना, अनंत गुने वृद्धि हुई है तो उसका स्पर्धक अंतर और बढ़ेगा। और जहां पर अनंत गुने वृद्धि से आए हुए स्पर्धक है तो उसका अंतर जो है वो भी अनंत गुना होता जाएगा। जहां पर षष्ठाम वृद्धि से आए हुए हैं तो उसके अनुसार वहां पर भी स्पर्धक अंतर कम ज्यादा होगा। वृद्धित्वेच के बेसिकली यहाँ पर बीच में वर्णांतर तो एक ही है, वर्णांतर तो एक ही है, वर्णांतर तो फर्क नहीं है। वर्णांतर में फर्क हो गया ना? ना 20 है। हाँ 4 हाँ 4 तो वर्णांतर तो बराबर ही है का यहाँ तो अपना 4 ही आया था और यहाँ 20 आया ना, तो भी अनंत गुना है। यथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। उसमें से एक कम करने पर स्पर्धकों का अंतर होता है। जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर सब जीवों से अनंत गुना गुणकार आता है। इसी प्रकार स्पर्धकों के अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना चाहिए। ये जो बताया था वही बताया। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक के त्रिचरम समय से लेकर जो बंध स्थान है उन सभी के स्पर्धकों की रचना इसी प्रकार करना चाहिए। विशेष इतना है कि द्वितीय बंध स्थान से तृतीय बंध स्थान अनंत गुना है, तृतीय से चतुर्थ बंध स्थान अनंत गुना है। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से सूक्ष्म सांप्रायिक और अनिवृत्तिकरण क्षपक कालों में ले जाना चाहिए। पुनः इन बंध स्थानों में अधस्तन स्थान के अंतर से ऊपरी स्थान का अंतर अनंत गुना है तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी ऊपरी स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुना है, क्योंकि वह अनंत गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, संयम के अभिमुख हुए। ये जो इसका पैराग्राफ का वो पहले का पैराग्राफ का थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब जो बताया ना उसका भी थोड़ा भाव करके कि जो मतलब पहले क्या निकाला, जगन्य बंध स्थान के अंतर से द्वितीय स्थान का अंतर जो है वो अनंत गुना है।
वो कैसे है वो सिद्ध कर रहे हैं। तो अभव्य सिद्धों से अनंत गुण और सिद्धों के अनंत विभाग मात्र क्या है, जगन स्थान संबंधी स्पर्धक शलाका। यहाँ अपने उसको भी 10 माना, जगन स्थान में कितने स्पर्धक है, 10 है ऐसा माना। तो जगन स्थान में उसका भाग दिया, तो जगन स्थान कितना है, 80 है, उसमें 10 का भाग दिया तो कितना हुआ, 8 हुआ। तो एक स्पर्धक होता है, 8 का एक स्पर्धक है, उसमें से एक कम करने पर 8 में से एक कम किया तो कितना हुआ, 7 हुआ। तो वो क्या हो गया, जगन स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। और फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को, द्वितीय स्थान में कितनी वृद्धि हुई अपन ने निकाल दिया, अभी 240 मानी, और उसमें स्पर्धक कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए। वृद्धि स्पर्धक शलाका मतलब जितने स्पर्धक बढ़ गए उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक शलाका। उसका भाग दिया तो कितने हो गए वो स्पर्धक, वो एक स्पर्धक मतलब 24 का एक स्पर्धक हुआ, वहाँ 8 का स्पर्धक हुआ या 24 का स्पर्धक हुआ। फिर उसमें से एक कम करने पर मतलब 24 में से एक कम किया तो कितना हुआ, 23। वो क्या होगा, स्पर्धकों का अंतर होता है। फिर जगन स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर, जगन स्थान संबंधी स्पर्धक का स्पर्धक कितना है, वो 8 है, और द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक क्या है, 24 है, 24, उसमें भाग दिया तो वो कितना आता है, सब जीवों से अनंत गुना, मतलब जैसे आपके उदाहरण में 3 आया है, अनंत गुना गुणकार आता है। इसी प्रकार स्पर्धकों के अंतर का भी गुणकार आगे भी वैसा सिद्ध करना चाहिए। यहाँ वो आगे बताते हैं, वो हो गया। तो त्रिचरण समय से लेकर जो बंद स्थान है वो सब भी कैसे अनंत गुण वृद्धि से युक्त है। तो उसके भी सब ऐसा निकाला, कितनी वृद्धि हुई, फिर कितने स्पर्धक बढ़े, वृद्धि हुई, आगे प्रतिच्छेदों को स्पर्धक संख्या से भाग देंगे तो एक एक स्पर्धक का प्रमाण आएगा। एक एक विरलन अंकों पर जो आया उसको क्या कहा, एक एक स्पर्धक कहा, और उसमें मिलाते जाएंगे तो उसके वृद्धि स्पर्धक होते तृतीय अनुभाग बंध स्थान के। जैसा यहाँ पर द्वितीय बंध स्थान के लिए किया वैसा ही तृतीय त्रिचरण के बंध स्थान के लिए भी करना। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से सूक्ष्म सांप्रार अनिवृत्तिकरण शपथ कालों में ले जाना चाहिए। पुनः इन बंध स्थानों में अधस्तन स्थान के अंतर से ऊपरी स्थान का अंतर अनंत गुण है, सब अनंत गुण वृद्धि से युक्त है, इसलिए यहाँ पर स्थान का अंतर कितना होगा, अनंत गुना ही होगा। तथा अधस्तन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी ऊपरी स्थान के स्पर्धकों का अंतर भी कितना होगा, अनंत गुना, क्योंकि वो अनंत गुण श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। यहाँ 8 से बढ़ा, वहाँ 24 से बढ़ा, फिर आगे उससे भी गुणित रूप से बढ़ता होगा तीसरे इसमें, इसलिए उस स्पर्धकों का अंतर भी अनंत गुना है। जो द्वितीय स्थान है उसके जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक सब जगह 24 के अंतर रहेगा, जैसे पहले 8 का चला। हाँ, ऐसा मुझे भी वो मतलब प्रश्न उत्पन्न हुआ था, बताते वहाँ पर भी वो कैसे करेंगे, वहाँ 24 से लेंगे कि कैसे लेंगे, स्पर्धक कम हो जाएगी, स्पर्धक संख्या। हाँ सर, स्पर्धक संख्या कम होगी तो वहाँ तक 8 से बढ़ते गए और वहाँ फिर आगे बढ़ते गए, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे। मुझे भी आपका जो प्रश्न है ना वो मुझे भी हुआ था, पहले तो अपन 8 से बढ़ते गए, जगन स्थान के जितने स्पर्धक है उसके उतने स्पर्धक हो जाएंगे, और जितने आगे प्रतिशत बढ़े उसका ही ये बंटवारा किया ना, फिर आगे अलग उसका मानना पड़ेगा क्या, फिर वो निगठित होगा ना, पहले स्पर्धक के जो स्पर्धक के इससे नहीं होगा, 1 गुना 2 गुना 4 गुना ऐसा नहीं करना है, नहीं सर नहीं। संयम के अभिमुख में सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावर्ती जघन्य स्थितिबंध के योग्य असंख्यात लोक मात्र विशुद्धि स्थान है। अब ये सब आपको बुद्ध बता रहे हैं सबसे, हाँ, मिथ्या दृष्टि का से लेकर के बता रहे हैं। फिर उनमें असंख्यात मिथ्यात्व अवस्था में सबसे कम अनुभाग बंध किसको होगा, जो संयम के अभिमुख है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जब अंतिम समय अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में होगा तो सबसे ज्यादा विशुद्धि वहां पर आई जाएगी। 4थे और 5वें गुण स्थान वाले की विशुद्धि से 7वें गुण स्थान में जाने वाले जीव की विशुद्धि अधिक होती है, अनंत गुणी होती है, इसलिए वह जीव सबसे विशुद्धि ज्यादा है, तो उससे
उससे अनुभाग सबसे कम बनेगा, इसलिए वो विशुद्धि है। फिर उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है। वहाँ असंख्यात लोक मात्र षष्ठान होते हैं। शंका, षष्ठान किसे कहते हैं? समाधि, जहाँ पर अनंत भाव वृद्धि स्थान का क्रमान जाकर एक बार असंख्यात भाव वृद्धि होती है, फिर भी अनंत भाव वृद्धि के ही कांडक क्रमान स्थान जाकर द्वितीय असंख्यात भाव वृद्धि होती है। इस क्रम से कांडक क्रमान असंख्यात भाव वृद्धियों के बीतने पर फिर से कांडक क्रमान अनंत भाव वृद्धियां जाकर एक बार संख्यात भाव वृद्धि होती है। पश्चात पूर्वोद्दिष्ट समस्त अधत्तर अध्वान जाकर द्वितीय संख्यात भाव वृद्धि होती है, फिर से भी उतना ही मात्र अध्वान जाकर तृतीय संख्यात भाव वृद्धि होती है। इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाव वृद्धियों के बीतने पर संख्यात भाव वृद्धि की उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अध्वान जाकर एक बार संख्यात गुणवृद्धि होती है। पश्चात फिर से आगे समस्त अधस्तन अध्वान जाकर द्वितीय संख्यात गुणवृद्धि होती है। इस विधि से कांडक प्रमाण संख्यात गुणवृद्धियों के बीतने पर फिर से संख्यात गुणवृद्धि विषय एक अन्य अध्वान जाकर एक बार असंख्यात गुणवृद्धि होती है। फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर असंख्यात गुणवृद्धि का द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात गुणवृद्धियों के बीतने पर फिर असंख्यात गुणवृद्धि विषय एक अन्य अध्वान जाकर एक बार अनंत गुणवृद्धि होती है। यह एक षष्ठान है। ऐसे असंख्यात लोक मात्र षष्ठान होते हैं। पूरा अपन जब षष्ठान का लेते हैं ना, पूरा बताया तो सच्चे मूल के असंख्यात पे भाव प्रमाण अंत भाव वृद्धि होने पर आगे की एक असंख्यात भाव वृद्धि होती है। असंख्यात लोग एक असंख्यात भाव वृद्धि में कितने बार होगी? बीच बीच में अनंत भाव वृद्धि सच्चे मूल के असंख्यात पे भाग बार होने पर दूसरी बार, तीसरी, चौथी, इस प्रकार असंख्यात भाव वृद्धि भी सच्चे मूल के असंख्यात पे भाग प्रमाण। वापिस जितना असंख्यात भाव वृद्धि के लिए अनंत भाव वृद्धियां हुई है उतनी होकर के फिर संख्यात भाव वृद्धि हुई। इसलिए वो बीच में जो शब्द आया है ना कि एक अन्य अध्वान जाकर मतलब उसकी एक वृद्धि होने के लिए जितना पीछे अध्वान गया है उतना अध्वान जाकर के ही आगे की वृद्धि होती है। संख्यात मतलब अनंत असंख्यात भाव वृद्धि के बाद तुरंत संख्यात भाव वृद्धि नहीं होती है। वापिस अनंत भाव वृद्धि होकर के फिर संख्यात भाव वृद्धि होती है। फिर संख्यात भाव वृद्धि एक बार, दो बार, तीन बार, बीच बीच में उतना अध्वान जाकर ही होगी। फिर उसके आगे की संख्यात गुण वृद्धि कब होगी? एक संख्यात भाव वृद्धि होने के लिए जितना अध्वान जाएंगे उतना अध्वान कांडक प्रमाण संख्यात भाव वृद्धि बीतने पर फिर उतना अध्वान जाने पर आगे की संख्यात गुण वृद्धि होती है। ये एक अन्य अध्वान जाकर बीच में शब्द आया ना, उसका अर्थ वो लेना कि एक वृद्धि होने के लिए पीछे जितनी वृद्धियां हुई है वो सब लेना उसमें। अब एक षष्ठान का तो अपन अपने को सब पता है और उसको मतलब वापिस विस्तार से नहीं बता सकते हैं। यहाँ पर अभी प्रकरण क्या चल रहा है? वो संयम के अभिमुख सबसे विशुद्ध अंतिम समवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव वह ज्ञानावरण का क्या करता है? जगन स्थिति बंद करता है और उसके साथ में जो विशुद्धि स्थान है उसको लेकर के उसके साथ जो अनुभाग बंधातिरसा स्थान है उसको लेकर के वहां पर अनुभाग बंध स्थान बता रहे हैं। और उसी में हाँ, वो जो विशुद्धि स्थान कितने हैं? तो असंख्यात लोक मात्र है। तो असंख्यात लोक मात्र षट स्थान उसमें भी होते हैं। वो इसके लिए षट स्थान का प्रमाण बताया, लेकिन यहाँ मूल प्रकरण पर आते हैं वापस यहाँ दूसरे पैराग्राफ पर। उतना पढ़ के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पुनः उनमें ज्ञानावरणीय का सर्वजगन्य अनुभाग अनंत गुणा। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों में ज्ञानावरणीय का उत्कृष्ट अनुभाग स्थान अनुभाग बद्ध स्थान अनंत गुणा है। फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जघन्य विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जघन्य अनुभाग स्थान अनंत गुणा है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों में उत्कृष्ट अनुभाग बद्ध स्थान अनंत गुणा है। फिर द्विजन्म समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग बद्ध स्थान
षष्ठानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभव बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसी द्विजन्म समय में जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जघन्य अनुभव बंध स्थान अनंत गुना है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभव बंध स्थान अनंत गुना है। इस प्रकार त्रिजन्मादि समयों में अनंत गुणित क्रम से अंतर्मुहूर्त तक उतारना चाहिए। पुनः उससे आगे मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम संबंधी जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर उसके ही स्वस्थान जघन्य विशुद्धि स्थान संबंधी जघन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। फिर इसके ही असंख्यात लोकमात्र षष्ठानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुना है। पुनस्थान तो एक ही है वहाँ पर, विद्या दृष्टि ही है ना, तो अब सब जगह उन्होंने एक विशुद्धि की अपेक्षा से लिया है और एक स्वस्थान की अपेक्षा से लिया है। तो यहाँ पर जो संयम के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, सबसे जघन्य स्थिति को कारणभूत स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थान, वो कितने अभी बताया था, स्थिति बंधाते असंख्यात लोक प्रमाण है। तो सबसे यहाँ पर उत्कृष्ट विशुद्धि होगी। फिर आगे की विशुद्धि कम होती जाएगी, विशुद्धि की अपेक्षा से देखेंगे ना। तो सबसे यहाँ जब स्थिति बंध हो रहा है तो उसका कारण जो पहला परिणाम है उसमें सबसे ज्यादा विशुद्धि होगी, तो इसको क्या कहेंगे, उत्कृष्ट विशुद्धि कहेंगे। एक जगह स्थिति को कारणभूत स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है और असंख्यात शर्त जिससे आए हुए हैं एक ही स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम। तो उसमें जो सबसे पहले है विशुद्धि उसको उत्कृष्ट विशुद्धि कहेंगे। फिर आगे की जो विशुद्धि है वो कम होती जाएगी। फिर यहाँ इस जगह स्थिति को कारणभूत जो स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थान है उसमें लास्ट का परिणाम लेंगे तो वो कौन सा होगा, वो विशुद्धि कैसी होगी, जघन्य विशुद्धि। तो सबसे जघन्य नहीं, लेकिन जघन्य स्थिति को कारणभूत जो परिणाम है उसमें सबसे जघन्य विशुद्धि कही जाएगी। स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थानों में सबसे जघन्य विशुद्धि होगी। अब यहाँ पर एक एक स्थिति बंधाते व्यवसाय के साथ में अन्य कारणों की सहायता से अनुभाग जो बंधाते व्यवसाय स्थान है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। एक स्थिति को कारणभूत स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, और एक एक स्थिति बंधाते व्यवसाय के साथ जो अनुभाग बंध होता है उसको कारणभूत जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो यहाँ पर एक उत्कृष्ट विशुद्धि के निमित्त से जो अनुभाग बंध हो रहा है उसमें सबसे इसके भी कितने परिणाम होंगे, अनुभाग बंधाते व्यवसाय के असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। तो उसमें सबसे पहली विशुद्धि होगी वो भी उत्कृष्ट होगी। तो उससे जो बंध होगा कैसा होगा, वहां पर जघन्य होगा, क्योंकि पाप प्रकृति ज्ञानावरण है। समझे, यहाँ पर ज्ञानावरण की सबसे चल रहा है, उसका सबसे कम अनुभाग बंध इससे होगा इस अपेक्षा से जघन्य स्थिति के साथ में। तो ये जघन्य क्या कहेंगे, इसको जघन्य अनुभाग बंध स्थान। सबसे जघन्य ऐसा नहीं लेना, इसके साथ में जो है उस अपेक्षा से। और यहाँ पर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान, सबसे जो लास्ट का अनुभाग बंधाते व्यवसाय स्थान का, ये बीच में कितने परिणाम है, असंख्यात लोक मात्र है। इस हर एक के साथ में वो अनुभाग बंध अलग अलग बंध रहा है। तो जघन्य अनुभाग इससे बंधेगा और ये उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा। अब जो जघन्य स्थिति को कारणभूत सबसे जघन्य विशुद्धि है उसके साथ भी जो अनुभाग, ये हर एक के साथ में जितने भी स्थिति बंधाते व्यवसाय स्थान है जघन्य स्थिति को कारणभूत, तो इसके द्वारा स्थिति तो एक बन रही है लेकिन उसके साथ अनुभाग अलग अलग का बन रहा है।
और उसके निमित्त हर एक के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। तो यहाँ सबसे जगन स्थिति को कारणभूत जो जगन विशुद्धि है उसके साध्य अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। तो इस जगन विशुद्धि के द्वारा जो अनुभाग बंध हो, जगन विशुद्धि के साथ में जो अनुभाग बंध होगा वो यहाँ उस पहले का जो परिणाम है उससे क्या होगा? यहाँ पर जगन्य अनुभाग बंधेगा और जो अंतिम विशुद्धि है उसके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा। तो यहाँ पर आपको तो बताया क्या कि ये सबसे जगन्य अनुभाग सकल संयम के अभिमुख जो जीव है उसकी जो उत्कृष्ट विशुद्धि है उसके द्वारा जो अनुभाग बंध हो रहा है वो जगन्य अनुभाग बंध वो सबसे कम है। उससे इसी के और साथ उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ ही जो अनुभाग बंध हो रहा है उसका जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान है इससे अनंत गुना है, इससे ये अनंत गुना है। फिर इससे भी ये जगन विशुद्धि के निमित्त से जो जगन स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है जगन विशुद्धि वाला उसके साथ जो अनुभाग बंध हो रहा है जगन कम से कम भी अनुभाग बंध हो रहा है वह इसके पीछे की जो उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ में जो हुआ था उससे अनंत गुना होगा। यहाँ इस उत्कृष्ट से भी आगे का जगन है वो अनुभाग अनंत गुना है। फिर उसके साथ में जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा इस जगन विशुद्धि के साथ जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है उससे अंतिम के द्वारा जो अनुभाग बंध होगा वो अनंत गुना होगा, वो उत्कृष्ट अनुभाग होगा। मतलब यहाँ पर ये उत्कृष्ट विशुद्धि और उसके वे अनुभाग बंध के कारण जो परिणाम है सबसे पहला है तो उसके द्वारा क्या होगा? जगन अनुभाग बंध स्थान होगा। और सबसे लास्ट जो होगा असंख्यात लोक प्रमाण हुआ उसके द्वारा क्या होगा? उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा। इसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट और जगन लेना, सबसे उत्कृष्ट और सबसे जगन नहीं लेना यहाँ पर। फिर इस जगन विशुद्धि के साथ में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान उसकी जो सबसे पहली विशुद्धि मतलब उत्कृष्ट विशुद्धि उसके द्वारा जो अनुभाग बंधेगा वो कैसा बंधेगा? जगन। और उत्कृष्ट इसके द्वारा हाँ जगन्य विशुद्धि के उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ वो जगन अनुभाग बंध होगा और उसके जगन विशुद्धि के जगन्य विशुद्धि के साथ उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा। विशुद्धि कम है तो वहां पर ज्यादा अनुभाग बंध होता है ना। पाप प्रकृति का अनुभाग बंध विशुद्ध परिणाम से कम होता है और ज्यादा विशुद्धि होगी तो कम अनुभाग बंध होगा और विशुद्धि कम होगी तो ज्यादा अनुभाग होगा। तो आगे आगे के लिए जो परिणाम है विशुद्धि के वो घटते जा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर सबसे जगह विशुद्धि ज्यादा है तो इसका अनुभाग बंध कम होगा और विशुद्धि यहाँ अधिक है कम है तो अनुभाग उत्कृष्ट बन जाएगा। हाँ एक अनुभाग बंध के लिए एक ही परिणाम रहेगी। बंध कम होगा एक अनुभाग बंध है एक ही परिणाम है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण एक अनुभाग का जो परिणाम ये अपन बताया लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के द्वारा एक ही अनुभाग बंध होगा वो भी असंख्यात लोक प्रमाण के लिए। आगे पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा था कि अनुभाग बंध के लिए वो उन्होंने यहाँ एक शब्द रखा है ना कि अन्य वो वहाँ पर है उत्तर कारणों की सहायता युक्त। उत्तर कारण में इसलिए सारे बन रहे हाँ वो उत्तर वाला परिणाम तो नहीं ले रहे हाँ नीचे वाला उत्तर कारणों की सहायता कारण असंख्यात लोग हैं और जितने असंख्यात लोग उत्तर कारण हैं उतने ही मात्र अनुभाग बंध स्थान है लेकिन उतने अनुभाग स्थान नहीं बनेंगे कम बने जितने अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है उतने अनुभाग स्थान नहीं बनेंगे ना। कम कम होते हैं हर एक से एक लेंगे हाँ तो उतने बन गए जितने एक उत्कृष्ट विशुद्धि के अंतर्गत जितने और उत्तर कारण आ रहे हैं एक एक उत्तर कारणों के साथ मतलब जगन स्थिति को कारण तो बहुत सारे परिणाम है लेकिन अनुभाग के लिए एक के लिए एक के लिए ऐसा हमने ऐसे भी देखा तो ऐसे लगता है कि से बंधन की मैपिंग अलग अलग है तो उसमें विशुद्धि तो अनुभाग बंध भी उतना बढ़ता जाएगा। अनंत भाग वृद्धि से वो
अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान बढ़ रहा है तो उतना अनुभाग भी बढ़ेगा। स्थिति का वैसा नहीं है वो अनुभाग का स्थिति में तो स्पष्ट है कि वो की स्थिति उसके लिए असंख्यात परिणाम। तो यह जितने अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है उतने अनुभाग स्थान माना। आगे तो यहाँ पर इस समझ में है या ऐसे ही आप आगे सब जगह दिमाग में ले लो। पहले विशुद्धि उत्कृष्ट, उसके निमित्त से जगन्य अनुभाग बंध स्थान, उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान, फिर जगन्य विशुद्धि आगे आएगी, फिर उसके निमित्त से जगन्य अनुभाग बंध, उत्कृष्ट अनुभाग बंध। ये संयम के अभिमुख की अपेक्षा से वर्णन किया, वैसे ही स्वस्थान की अपेक्षा से भी वर्णन करेंगे। इधर 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 देखो, आप ये वो आगे की देखो, वो इधर देखो। उनमें यहाँ ये आगे का पैराग्राफ पढ़ा था ना, ज्ञानावली का सर्व जगन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में हे सुवाचरण 121 पानावरचं शेवटचं वाचलं होतं ना, ज्ञानावली का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण है। फिर अंतिम समयवर्ती उसी मिथ्या दृष्टि का जगन विशुद्धि के द्वारा बांधा जाने वाला जगन अनुभाग स्थान अनंत गुना है। फिर इन्हीं मतलब वहां पर सबके समान, जैसे 10वें गुण स्थान में सबका समान अनुभाग बंध बताया, तो यहाँ सबका समान नहीं, अलग अलग वहां पर बताया अनुभाग बंध। त्या तो गुण स्थान जो सकल संयम के अभिमुख है वो सबका समान नहीं है, अलग अलग बांधा जाने वाला जगन अनुभाग स्थान अनंत गुण है। फिर इन्हीं असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण है। अब चरम समय के 4 लिए, ऐसे यहाँ पर द्विचरम समय के भी 4 है। द्विचरम समय में अनुभाग बंध जो होगा विद्यार्थों का, तो वहां पर जो ज्ञानावली है ना, तो उस समय उसके भी ऐसे ही परिणाम करेंगे। द्विचरम समय में भी अनुभाग बंध के कारण कुछ जो परिणाम है तो वो भी हाँ अनंत गुण वो 4 लेंगे स्थान वहां पर उत्कृष्ट विशुद्धि, उसके निमित्त से जो अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान वो असंख्यात लोकमात्र, उसमें पहले परिणाम से जगन्य अनुभाग बंध, अंतिम परिणाम से उत्कृष्ट अनुभाग बंध। इस प्रकार ये टेबल सब जगह समझना है। फिर इसी विशुद्धि के असंख्यात लोकमात्र षट स्थान में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण। फिर उसी द्विचरम समय में जगन विशुद्धि स्थान संबंधी ज्ञानावरण का जगन्य अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण है। फिर इसके असंख्यात लोकमात्र षट स्थानों में ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध स्थान अनंत गुण है। इस प्रकार नीचे नीचे उतरना। द्विचरम समय में भी ऐसे 4 होंगे स्थान। बीच के होंगे वो बीच के लिए नहीं, जगन और उत्कृष्ट के बीच में मध्यम स्थान आएंगे ना, वो यहाँ पर गिनना नहीं। वो कैसे आएंगे बीच के स्थान? षट स्थान वृद्धि से आएंगे, क्योंकि सब बीच के परिणाम में वो षट स्थान वृद्धि से आए हुए ना, तो बीच के अनुभाग बंध स्थान में वहां पर षट स्थान वृद्धि से उतने पाए जाएंगे। द्विचरम समय है, चरम समय में और द्विचरम समय का जो स्थिति बंध है द्विचरम का सबका समान ही है। चरम स्थिति बंध समान है लेकिन अनुभाग बंध अलग अलग है। हाँ, लेकिन फिर ये जो हमने टेबल बनाया एक स्थिति बंध को लेकर के सारे बना दिए। हाँ, जगन्य भी ले लिया और उत्कृष्ट भी ले लिया, उसकी विशुद्धि या त्रिचरम हुआ उसी में बिठाना पड़ेगा। फिर वहां पर उसी में चरम के अलग, फिर द्विचरम, फिर त्रिचरम ऐसा करना पड़ेगा। उसके ब्लॉक्स बनाना। जगन्य स्थिति तो सबकी समान बनेगी, लेकिन अंतर्भूत जो एक स्थिति बंध अपसरण काल है ना, उतने परिणामों में स्थिति तो सबकी जगन्य बनेगी। तो एक जगह स्थिति बंध अपसरण का जो शलाका है ना, उतने वहां पर करने पड़ेंगे समझ। हाँ, मतलब उनका बताना क्या है कि स्थिति बंध तो क्या हो रहा है, अंतिम समय में भी जगन्य स्थिति बंध, उसके पहले समय में भी जगन्य स्थिति बंध, उसके पहले समय में भी जगन्य स्थिति बंध हो रहा है, क्योंकि स्थिति बंध हर समय नहीं बदलता है। एक अंतर्मुहूर्त काल के बाद स्थिति बंध बदलता है, तो जगन्य स्थिति बंध तो अंतिम अंतर्मुहूर्त में सबके द्वारा, तो वहां लेकिन अनुभाग बंध का अलग अलग बता रहे हैं ना। तो एक जगन्य स्थिति को कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है, उसी में वो जितनी स्थिति बंधा अपसरण का काल है उतने समय उनके उत्कृष्ट जगन्य परिणाम देने पड़ेंगे।
एक ही अपन ने मैंने ऐसा किया ना वहाँ पर, तो ये खत्म नहीं हुए जगत स्थिति को कारणभूत परिणाम खत्म नहीं हुई स्थिति बंधा अभी आगे है। तो चरम समय के पहले रहेंगे, फिर द्विचरम समय, फिर त्रिचरम समय, ऐसा करना। यहाँ पर संक्लेश शब्द न लेकर के विशुद्धि शब्द लिया, क्योंकि सब विशुद्धि स्थान के लिए। विशुद्धि का व्याख्या अलग है, संक्लेश की व्याख्या अलग है, इसलिए यहाँ पर विशुद्ध और संक्लेश के हिसाब से चले। इसके आगे सर्व विशुद्ध असौदी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के अब सौदी पंचेंद्रिय के स्वस्थान के भी वैसे लिए ना, स्वस्थान के मतलब बिना करण परिणाम के जो अन्य किसी भी समय में होते हैं, तो वहां पर भी विशुद्धि लेना। स्वस्थान में जो उत्कृष्ट विशुद्धि होती है उसके जगह अनुभाव बंध स्थान, फिर उसका उत्कृष्ट अनुभाव बंध स्थान, इस प्रकार स्वस्थान की अपेक्षा से भी वहां पर बनेंगे अनुभाव बंध स्थान। तो सामान्य कभी भी उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट विशुद्धि होगी, उसके द्वारा जो बंध होगा वो जगन अनुभाव बंध वो लेना। उससे कम विशुद्धि के द्वारा हुए उसके नीचे लेना, उसके कम विशुद्धि के द्वारा हुआ उसके नीचे लेना। नहीं, स्वस्थान में भी लेना उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम लिए। विशुद्ध परिणाम की जाति अलग है और संक्लेश की जाति अलग है। विशुद्ध परिणामों के जो ये है, विशुद्ध परिणामों की पंक्ति है वो अलग है और संक्लेश परिणामों की पंक्ति अलग है। इसके आगे सर्व विशुद्ध असौदी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के कर लेंगे। अब एक आप थोड़ा सा देखो, नोट्स लेके जाओ या लेके जाओ, उसमें वही अब जैसे सौदी पंचेंद्रिय की घटित किए ना, ऐसे सभी की किए, असौदी पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रिंद्रिय, आप भी उसका विचार करो थोड़ा, आगे आगे के आनंद पूरा कैसे होता है। तो विशुद्धि की अपेक्षा से वो